हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली बार हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में देखा, जिसका यूज़ हम स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए करते हैं। आज हम इसी तरीके से स्ट्रिंग बफर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले प्रोग्राम से हमने स्ट्रिंग क्लास का यूज़ किया हुआ है स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, जहाँ पर कि हमें पता है कि जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो वो जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट वैल्यू होती है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया str इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं मान लीजिए जावा। तो यहाँ पे दो पार्ट है, आप देखेंगे ये जो str है ये यहाँ पर वेरिएबल है, और न्यू स्ट्रिंग जावा जो ये पार्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी पे वो स्पेस रिजर्व होता है जहाँ पर वो स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर रिटर्न होता है str पे। अब आगे प्रोग्राम पर हम उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए या यूज़ करने के लिए यहाँ पर str इस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। सपोज हमको इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं लिखूँगा str। तो इस तरीके से पिछले प्रोग्राम से हमने देखा हुआ है। आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग बफर जो क्लास है वो स्ट्रिंग जो क्लास हमारे पास है उससे किस तरीके से अलग है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्लास यूज़ किया और आज के ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग बफर क्लास पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले प्रोग्राम में हमने इस तरीके से स्ट्रिंग बनाया और उस पर कुछ नए स्ट्रिंग ऐड करने हैं तो वो भी किया। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रिंग, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया यहाँ पर, और str पर अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो रियल ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वहाँ पर वो मॉडिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है न्यू वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसकी वैल्यू यहाँ पर जावा है, इसका रेफरेंस हमारे पास है str पर। अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं तो पिछली बार हमने देखा कि यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर का जो यूज़ करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं str इज इक्वल str और प्लस इस तरीके से न्यू स्ट्रिंग हम यहाँ पर ऐड करते हैं न्यू। अब अगली बार जब हम यहाँ पर str लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर स्क्रीन पे आएगी वो होगी जावा न्यू। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पर जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, ओरिजिनल स्ट्रिंग की वैल्यू या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यू, उसको हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये क्लास जो है इसके ऑब्जेक्ट जो है इम्यूटेबल है, मतलब इसकी जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी जो रियल वैल्यू है वहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं होता है। बल्कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं str प्लस न्यू, तो str में जो भी वैल्यू थी मीन्स जावा, और जो नया हमने स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड किया न्यू, ये कंबाइन होने के बाद एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी पर, और उसका जो रेफरेंस होता है वो यहाँ पर str पे रिटर्न हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा नया ऑब्जेक्ट बना जिसका रेफरेंस यहाँ str पे है। अब अगर हम str को यूज़ करते हैं तो हमको ये जावा न्यू यहाँ पर स्ट्रिंग मिलता है। तो इसके लिए कि अगर हम चाहते हैं, चूँकि स्ट्रिंग जो क्लास है वो फिक्स्ड लेंथ के साथ स्ट्रिंग क्रिएट करता है, अगर हम फ्लेक्सिबल लेंथ के साथ चाहते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करना जिसमें हम उसके जो भी स्ट्रिंग्स हैं उसको भी मॉडिफाई कर सके, उसकी लेंथ को भी मॉडिफाई कर सके, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हैं क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होते हैं। तो हम स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में देखते हैं आज। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में। स्ट्रिंग बफर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट जो होंगे वो म्यूटेबल होंगे,
इट मीन्स कि आप उसके ऑब्जेक्ट वैल्यू पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई नया स्ट्रिंग ऐड करना हो या बीच में कोई नया स्ट्रिंग इंसर्ट करना हो, अलग अलग मेथड्स हैं जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में जिसका यूज़ हम करेंगे जब हम स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है जिसका यूज़ हम करेंगे, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग बफर, पहला कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ है जब हम करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो एम्प्टी होगा और जो उसकी कैपेसिटी होगी वो होगी 16 कैरेक्टर। यहाँ पर मैं लेंथ और कैपेसिटी के बारे में आगे बताऊंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं वो उसकी लेंथ हुई। लेकिन यहाँ कैपेसिटी से मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर इस तरीके से इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा जो क्रिएट होगा, तो वहाँ पर ये इसकी कैपेसिटी है। इट मीन्स इतना स्पेस जो कि मेमोरी पर रिजर्व हो जाता है जहाँ पर ये इतने कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं। जब ये फिल हो जाते हैं, जब हम यहाँ पर इतने कैरेक्टर स्टोर कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी कैपेसिटी है। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर। तो ये हुआ एक कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो एम्प्टी होगा, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो है 16 कैरेक्टर। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कैपेसिटी अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं या पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटी मेथड का यूज़ करेंगे। साथ ही अगर हम इसका लेंथ जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेंथ मेथड का यूज़ करेंगे। दूसरा देखते हैं, जिस तरीके से हमने अभी स्ट्रिंग बफर देखा जिसमें कि आर्गुमेंट यूज़ हमने नहीं किया था, स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पर एज अ आर्गुमेंट इंटीजर आर्गुमेंट होता है। यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं इंट साइज, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट कैपेसिटी। तो यहाँ पर इंटीजर आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं जो कि इसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो एम्प्टी होगा और जो कैपेसिटी होगी यहाँ पर इनिशियल कैपेसिटी हमारे द्वारा दिए गए जो आर्गुमेंट है उसके हिसाब से होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपेसिटी मतलब इनिशियली वो मेमोरी पर रिजर्व करता है उतना स्पेस जहाँ पर उतने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने पहला यहाँ पर देखा कंस्ट्रक्टर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 कैरेक्टर्स होता है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर इनिशियली ये कैपेसिटी भी दे सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग बफर str न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे लिख दिया 50। तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसकी कैपेसिटी हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी होगी 50, जो कि फिल हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं स्ट्रिंग के साथ, मतलब वैल्यू के साथ यहाँ पर, तो इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे हम स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए। स्ट्रिंग str या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विथ वैल्यू जो कि स्ट्रिंग होगा। यहाँ पर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग बफर str न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा स्ट्रिंग यूज़ कर सकता हूँ जावा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से
इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम उसका कंटेंट देते हैं, तो ये कंटेंट के साथ क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है जावा, जो कि इस ऑब्जेक्ट का कंटेंट है या फिर इसका वैल्यू है। यहाँ पर 4 कैरेक्टर है। अब अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी होगी 4 + 16। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम सबसे पहले वाले कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 16 कैरेक्टर की होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू भी यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू के साथ, कंटेंट के साथ, तो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी संख्या प्लस बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कैपेसिटी होता है 16, ये इसकी यहाँ पर कैपेसिटी होगी। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसकी कैपेसिटी अगर देखेंगे str की, तो यहाँ पे जावा 4 कैरेक्टर है प्लस 16, तो इसकी कैपेसिटी होगी 20। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा जिसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय या फिर स्ट्रिंग क्रिएट करते समय करते हैं। अब आगे हम देखते हैं लेंथ फंक्शन और कैपेसिटी फंक्शन के बारे में, जिसका यूज़ हम यहाँ पर स्ट्रिंग का जो भी हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया है उसकी लेंथ और उसकी कैपेसिटी पता करने के लिए करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, या फिर जब हम यहाँ पर इस तरीके से कंटेंट के साथ क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट तो उसकी कैपेसिटी के बारे में। तो हम उन मेथड का यूज़ करके उसकी कैपेसिटी या फिर लेंथ भी पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 मेथड के बारे में। फर्स्ट लेंथ और दूसरा कैपेसिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, ये दोनों ही इंटीजर वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करते हैं। फर्स्ट देखते हैं लेंथ के बारे में। जब हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम लेंथ मेथड का यूज़ उसका लेंथ पता करने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमने स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग क्रिएट किया और यहाँ पर स्टोर किया इसकी वैल्यू के रूप में जावा, तो यहाँ पर जो इसका लेंथ होगा वो होगा इनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की संख्या मतलब 4। जबकि कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि टोटल कैपेसिटी जो कि मेमोरी एलोकेट हुई है, जो कि रिजर्व हुई है वहाँ पर कैरेक्टर्स स्टोर कराने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा था बाय डिफ़ॉल्ट ये 16 कैरेक्टर्स का होता है, तो कैपेसिटी का यूज़ करेंगे तो ये भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इन दोनों मेथड का यूज़ हम, एक तो हो गया कैपेसिटी मतलब टोटल एलोकेटेड मेमोरी जो कि रिजर्व हुई है वहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए, और दूसरा लेंथ जो कि उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी है, जो भी इसका लेंथ है वो रिटर्न करती है। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हुए इस तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, str इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पर लेते हैं स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू के रूप में जावा। तो यहाँ पर इसकी लेंथ अगर हम देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println और str डॉट लेंथ, इस तरीके से मेथड यूज़ करते हैं। और कैपेसिटी अगर हम देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println str डॉट कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसके लिए जो आउटपुट होगा वो होगा 4, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर जो भी इसका कंटेंट है, इनिशियल कंटेंट यहाँ पे जावा है, उसमें जो उसका लेंथ है यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर वो यहाँ पर आएगा 4, जबकि ये होगा इसका लेंथ। जबकि कैपेसिटी का अगर हम बात करें
तो टोटल जो मेमोरी एलोकेट हुई है, जो रिजर्व हुई है वहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए, तो यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो होगा पहले से जो स्टोर है, जो लेंथ है वो 4 है, प्लस जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैपेसिटी होती है वो होती है 16 कैरेक्टर, तो 16 + 4, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी रिटर्न होगा वो होगा 20। ये होगी इसकी कैपेसिटी। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में देखा कि कैसे उसका यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम कंप्यूटर पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्लास और उसके बाद लिखूँगा मेन मेथड। अभी हमने जैसा कि बोर्ड में देखा कि स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए जब हम स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं। इट मीन्स इनकी जो वैल्यू होती है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हुए अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये म्यूटेबल होते हैं। इट मीन्स इनके कंटेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई न्यू स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं या मिडिल में कोई न्यू स्ट्रिंग इंसर्ट करना हो तो कर सकते हैं। उसके लिए कई मेथड है जो कि हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग बफर क्लास में 4 कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर हम जनरली यूज़ किए जाने वाले 3 कंस्ट्रक्टर यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर है, जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था, यहाँ पर किसी प्रकार का आर्गुमेंट हमने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये एम्प्टी होगा, मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग स्टोर नहीं है। और इसकी लेंथ के लिए हम यहाँ पर लेंथ मेथड और कैपेसिटी के लिए कैपेसिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में बताया था, s1 डॉट लेंथ, चूँकि ये एम्प्टी है यहाँ पर लेंथ 0 होगा, और s1 डॉट कैपेसिटी, यहाँ पर जो कैपेसिटी होगा वो होगा 16, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है। ये फिल हो जाने पर ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर इंटीजर आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि कैपेसिटी के लिए है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इसकी 16 कैरेक्टर की होती है। तो अगर हम यहाँ पर जो सेकंड मैंने यूज़ किया है इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इंटीजर आर्गुमेंट जो यूज़ कर रहे हैं ये कैपेसिटी के लिए है। तो जो इसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी वो यहाँ पर 10 होगी। तो यहाँ पर भी जो हम s2 डॉट लेंथ लिख रहे हैं ये 0 होगी, और जो यहाँ पर कैपेसिटी हम डिस्प्ले कराएंगे या प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पर, तो अब जो कैपेसिटी होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 16 था, लेकिन हमने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है एज आर्गूमेंट यहाँ पे 10 हमने पास किया कैपेसिटी के लिए, तो यहाँ पर कैपेसिटी होगा 10। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे जहाँ पर एज आर्गूमेंट हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कंटेंट के साथ, मतलब एज आर्गूमेंट दिया गया स्ट्रिंग, यहाँ पर ये कंटेंट इसका होगा। तो यहाँ पर मैं एज आर्गूमेंट स्ट्रिंग जो यूज़ कर रहा हूँ वो है जावा। तो अब अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ होगा 4, जो कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं। इसकी वैल्यू हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर हम S3 यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जब हम लेंथ डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर तो वो होगा 4, और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी इस बार वो होगी 20, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है वो 4 और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 16। तो 16 + 4, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये होगा 20। अब इसके बाद मेन मेथड क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करेंगे क्लास को। यहाँ पे जो कोड है इसका हम आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट जो लाइन से यहाँ पर जो लेंथ होगा जैसा कि हमने देखा था वो होगा 0। आगे कैपेसिटी जो होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो होगी 16, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेंथ 0 होगा और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 10, जो कि एज आर्गूमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं।
इन लाइंस में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कंस्ट्रक्टर, जहाँ पर एज आर्गूमेंट हमने स्ट्रिंग यूज़ किया है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे, सबसे पहले आउटपुट होगा जावा, आगे इसका लेंथ देखेंगे ये होगा 4, और इसी तरीके से इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो ये होगा 20। यहाँ जो कैपेसिटी 20 है इसको हम देखते हैं, लेंथ 4 है और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैपेसिटी होगी वो होगी 16, तो 16 + 4 इसकी कैपेसिटी होगी 20। अब आगे इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगा। यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ test.java के नाम से। उसके बाद प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कंपाइल करूँगा, जावा सी स्पेस test.java। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ पर जावा स्पेस टेस्ट, आप आउटपुट देख पाएंगे जैसा अभी एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने बताया था। यहाँ पर S1 का जो लेंथ है वो 0 है, बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी वो 16 है, S2 की लेंथ भी 0 है और इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पर 10 है। फिर हम S3 देखेंगे, इसका कंटेंट हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करा है, जावा, लेंथ है 4 और जो इसकी कैपेसिटी है लेंथ प्लस बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 4 + 16 वो है 20। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसका हम लेंथ या कैपेसिटी पता कर सकते हैं। आगे हम कुछ मेथड्स के बारे में देखेंगे जिसके द्वारा हम वहाँ पर स्ट्रिंग अपेंड कर सकते हैं, मतलब लास्ट में स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं या मिडिल में कोई स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं या किसी तरीके का उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट साथ आप बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय।